नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, साथ में है अंशुमान जी। ये है अर्थात। अर्थात में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। हमारा मुख्य फ़ोकस अर्थव्यवस्था होती है, लेकिन हमारी ही अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अ, हमारी हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। वो हमारे स्वास्थ्य को अ, हमें हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। और इस समय जब हम कोविड की सेकंड वेव की बात कर रहे हैं, जब देश में 2 लाख के बराबर केस आ रहे हैं और शमशानों में जगह नहीं दिख रही है, कब्रिस्तानों में लाशें दफनाने के लिए जगह नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, वैक्सीन केंद्रों पर वैक्सीन नहीं है, इंजेक्शन बाजार में भी नहीं है, अस्पताल में भी नहीं है और जिला स्वास्थ्य मुख्यालय पर भी नहीं है। और उस समय देश में आईपीएल हो रहा है, उस समय देश में चुनाव हो रहा है, चुनाव प्रचार भी हो रहा है और उस समय देश में कुंभ का आयोजन भी हो रहा है, जिसके लिए कोई भी नहीं मानने को तैयार है। अथॉरिटीज कम से कम मानने को तैयार नहीं दिखती हैं अभी कि एक सुपर स्प्रेडर इवेंट है। अंशुमान जी। सिद्धांत जो मैं जब इस पूरे इस बार के अंक अंक की तैयारी कर रहा था और सोच रहा था, तो मुझे हमेशा एक चीज़ परेशान करती रहती है भारत के संदर्भ में, और मैं चाहता हूं कि ये जो आज का एपिसोड है वो उसे थोड़ी देर के लिए, आप जिस भी राजनीतिक विचारधारा, आस्था, निष्ठा से आते उसको हो, तज आप कर जिस देंगे। भी, हाँ, आप जिस भी राज्य सरकार सरकार के काम को अच्छा या बुरा मानते हो, आप जितनी भी व्हाट अबाउट रीच से प्रभावित हों, जो अक्सर हमें दिखता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, या उस समय उससे आपने क्यों नहीं बोला? उस समय क्यों आपने क्यों नहीं बोला बोला इससे थोड़ा सा अलग हटकर 20-25 मिनट इस पूरे एपिसोड को देखें और ये देखें कि हम हमें कौन से सवाल मथ रहे हैं और उन्हें समझना जरूरी है। हम्म। पहले हम क्या बोलेंगे, हाँ, हाँ, अंक हाँ, वाला। हाँ, 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 एकदम, एकदम अंशुमान जी। और वो सब बातें करेंगे अंशुमान जी, और उसके पहले हम एक छोटा-सा रिकैप पिछले अंक का कर लेते हैं अंशुमान जी। पिछले अर्थात में कोविड-19 की सेकंड वेव का ज़िक्र हमने किया था कि आ गई है, केसेस बढ़ रहे हैं और एक को हमने पॉइंट आउट किया था। जी। और ये आशा कम से कम हमने जताई थी कि भाई बढ़ रहे हैं, सरकार चेत जाएगी। हाँ। अब वो नहीं चेतते हुए दिख के हम एक और एपिसोड लेकर आए हाँ, हैं। पिछले अंक में हमने जब बात की थी सिद्धांत, तो ये बताने की कोशिश की थी कि ऐसे लोगों के जो व्यक्तिगत भ्रम होते हैं वो सरकारों के सामूहिक भ्रमों में बदल जाते हैं। आमतौर पर व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, उसके अंदर एक ऑप्टिमिज्म बायस हो सकता है, क्योंकि उसके पास उतनी सूचनाओं की पहुंच नहीं है। इतनी उसके छूट पास ये पता सरकार को नहीं हाँ, होती। हाँ, उतनी उसे या उसे अपने पड़ोस से, आसपास से पता चलता है। वो अपने पीयर प्रेशर में होता है। उसे दिखता है कि अगर 10 लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं तो वो भी घूम सकता है। पर सरकारें जो सारे तंत्र और सिस्टम पर बैठी होती हैं, जिनके पास सूचनाएं होती हैं, जिनके पास भविष्य के आंकड़े होते हैं, जिनके पास सारे अंडरलाइन ट्रेंड होते हैं, वे जब सामूहिक महाभ्रम का शिकार हो जाती हैं तो लहर बनती नहीं, लहर बनाई जाती है। तो मैंने पिछली बार भी कहा था कि भारत में कोविड की दूसरी लहर आई नहीं है, इससे हमारी सामूहिक गलतियों ने, व्यक्तिगत गलतियों ने और प्रशासनिक गलतियों ने और राजनीतिक गलतियों ने सामूहिक रूप से क्रिएट किया है, जिस पर हमने पिछली बार चर्चा की थी। लेकिन अब एक सप्ताह बहुत बड़ा होता है। एक सप्ताह में इतना पानी बह चुका है, इतनी चीजें हम उसके आगे आ गए हैं कि आज के अंक पर हम जो चर्चा करते हैं वो हम चाहते हैं कि वो सारे लोग जो तमाम राजनीतिक निष्ठाओं से जुड़े रहते हैं या अपने अपने राज्यों के संदर्भ में अपने अपने राजनीतिक दलों के हिसाब से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ी देर वहां से बाहर निकलें और वास्तविकता से नजरें मिलाएं, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी। लेकिन और इससे पहले लेकिन इससे उससे पहले पहले आप अंक की बात बताएंगे, अंक में क्या है हाँ, इस बार है? इससे पहले मैं, क्योंकि ये अंक इसलिए इतना महत्वपूर्ण है इंडिया टुडे का, और इसी उसी विचार परम व्यवस्था को हम आगे इस पर ले जाने जा रहे हैं। इस बार का अंक आपको बताएगा कि भारत की वैक्सीन स्ट्रेटेजी क्यों फेल हो गई। ओके। गहराई के साथ, विस्तार के साथ, विशेषज्ञों की राय के साथ पूरे स्ट्रक्चर के भीतर जाकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत ने जिसे इतना बड़ा मेगा इवेंट बनाया था और कहा था कि हमारे पास वैक्सीन है और हमारे पास संजीवनी है, वो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी क्यों फेल हो गई। वैक्सीन की शॉर्टेजेस क्यों हो गई, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन पे पॉलिटिकल इश्यूज क्यों उठना शुरू हुए। और हम यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि पिछली बार हम अक्सर इस बात पर लोग सवाल उठाते और अक्सर प्यार भरी टिप्पणियां करते पाए जाते हैं कि हम ये पहले बता देते हैं आपको क्या ऐसा होने वाला है और वैसा होता है। लेकिन अगर आप
अपना कान जमीन के करीब रखें, प्रचार से दूर, वास्तविकताओं के करीब, सरकार को करीब से देख रहे हो तो आपको पता होगा। और इसलिए पिछले साल जब वैक्सीन तैयार हो गई थी तब इसी अर्थात के में हमने कहा था कि सरकार के सामने एक और अवसर है, पर हमें पूरा खतरा है कि सरकार वैक्सीन की स्ट्रेटजी को मिस कर देगी। सरकार समय पर लोगों को वैक्सीन नहीं बांट पाएगी, नहीं पहुंचा पाएगी, और वो वैसा हमारे सामने हो गया कि एक तरफ कोविड के केस एक्सप्लोड कर रहे थे और दूसरी तरफ वैक्सीन की शॉर्टेज थी, वैक्सीन सेंटर बंद हो रहे थे, वैक्सीन सेंटर बंद हो रहे थे, राज्य शिकायत कर रहे थे और वैक्सीन दुनिया भर को भेजी जा रही है। हाँ, और वैक्सीन को दुनिया में एक्सपोर्ट करने और निर्यात करने के सवाल उठ रहे थे। तो आज समझिए कि भारत की वैक्सीन स्ट्रेटजी कैसे फेल हुई। ये हमारे इंडिया टुडे के इस अंक में की कवर स्टोरी है, और इसे ठीक करने के तरीके क्या हैं और भारत ने कौन सी गलतियां की अपनी पूरी वैक्सीन स्ट्रेटजी में। हम उस पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम इसके लिए हम रेफर कर सकते हैं कि आप हमारा पिछले साल का एक अंक देखें, जब हमने लिखा था कि एक और अवसर है, आपदाएं अवसर बनकर आती हैं, पर अवसर वो उठा पाते हैं जो अवसर लेना चाहते हैं। आज हम अगले वाले अंक पर आते हैं, जिसे हमने जिसका शीर्षक थोड़ा तकलीफ दे है, पर मुझे एकदम तकलीफ में वही हाँ। आप उसको मतलब वो उतना ही कंट्रास्ट है उसमें, जितना जीवन में आपके उतना ही ब्लैक एंड व्हाइट है जितना उसमें है, जितना विरोधाभास है। घुट्टी सांसों का उत्सव कहा है आपने उसे। हाँ, और हमने उत्सव इसलिए कहा कि उत्सव कोट एंड कोट में है, ये जो घुटती सांसों का उत्सव है। तो जो बात हम शुरुआत में कह रहे थे कि जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है चीज भारत के बारे में, जो हमें इस समय जिस पर चर्चा करनी चाहिए, आपने जिक्र किया कि कुंभ हो रहा है, IPL हो रहा है, चुनाव हो रहा है भारत में, प्रचार भी हो रहा है, चुनाव प्रचार भी हो रहा है, और यहाँ पे चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है, पार्टियां भी जिम्मेदार, सब कुछ है। और चुनाव आयोग अपने सफलतापूर्वक बड़े बड़े चुनावों को करा लेने के लिए, बहुत सारे चरणों में चुनाव कराने के लिए पूरी दुनिया में सराहा जाता है। मुझे लगता है कि अगर हम कभी खुद से ये सवाल पूछें कि भारत में चुनाव, कुंभ और महामारी में क्या समानता है, ये सवाल अगर हम अपने आप से पूछें, इसका कतई इस बात से मतलब नहीं है कि ये इवेंट भारत में सुपर स्प्रेडर होने जा रहे हैं, ये अलग बात है, इस पर आप बहस करते रह सकते हैं। हमें सबसे ज्यादा क्षोभ मिश्रित आश्चर्य इस बात पर होता है कि वो देश जो घोर कोविड के बीच में कुंभ आयोजित करा लेता है, वो देश जो हर साल एक पहले से महंगा और भव्य IPL आयोजित करा लेता है, वो देश जो दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव आयोजित करा लेता है, वो देश जो घाटों पर, शहरों में बड़े बड़े मेले और आयोजन करा लेता है, वो देश इतने महंगे तमाशों के बावजूद, महामारी की नसीहतें सर पर टंगी होने के बावजूद, अपने थोड़े से लोगों को भी ऑक्सीजन, दवाएं, अस्पताल नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? और ये जो असंगति और जो असंगति, ये सवाल हमें बहुत ज्यादा इस समय परेशान कर रहा है, जब हमें देखते हैं कि भारत एक तरफ दुनिया में सबसे अच्छे बड़े आयोजनों के लिए जाना जाता है, और हमने दुनिया में यूनेस्को में और यूनाइटेड नेशंस में कुंभ के आयोजन को लेकर और बाकी आयोजनों को लेकर अपने आप को शामिल कराया और अपनी खुद तारीफें की, पूरी दुनिया ने हमारी तारीफें की। लेकिन जब महामारी आई जिसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं थे प्रभावित, तो हम लोगों को ऑक्सीजन, दवा और सिलेंडर नहीं दे पाए। यहाँ मुझे वो एक बहुत मशहूर किताब जिसका जिक्र हमने इससे पहले भी शायद अर्थात में किया है, जो डारोन एसीमोग्लू और जेम्स जे रॉबिन्सन की किताब है, व्हाई नेशंस फेल। व्हाई नेशंस फेल, उसका एक जिक्र याद आता है, क्योंकि वहां से हमें समझना जरूरी है उन सवालों के संदर्भ जिसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, और ये सवाल खुद से पूछने चाहिए, आपकी जो भी राजनीतिक आस्था हो उसे और निष्ठा उसे किनारे हटाकर। एसीमोग्लू और रॉबिन्सन ने पूरी दुनिया भर की सरकारों के इतिहास को, प्रश्न को, घटनाओं को, फैसलों को खंगालकर काफी मोटी और बड़ी किताब में पाया है कि कुछ देश, दुनिया में कुछ देशों के लोग हमेशा पीड़ित और गरीब रहने के लिए अभिशप्त क्यों होते हैं। यह अभिशाप उनका उस देश में होने की वजह से होता है। उसकी वजह यह है कि वहां की राजनीतिक संस्थाएं और उन पर केंद्रित आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं बुनियादी रूप से शोषक हैं, बुनियादी रूप से एक्सट्रक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लोक कल्याण और संवेदनशीलता के मूल्य इनकी बुनियाद में होते ही नहीं है। इनकी पूरी की पूरी व्यवस्था में ही लोक कल्याण और संवेदनशीलता के मूल्य नहीं होते, और अगर इनमें कहीं संवेदनशीलता और लोक कल्याण दिखाई देता है तो व्यक्तिगत स्तर पर दिखाई देता है। 10 डॉक्टर ईमानदार हो सकते हैं, पर पूरा सिस्टम कभी भी उस तरह से नहीं बनाया जाता जो लोगों की दुख, तकलीफ या कल्याण को या संवेदनशीलता को ध्यान रखे। और इसलिए जब संकट आते हैं तो इन देशों की व्यवस्था ही सबसे बड़ी शोषक बन जाती है।
क्योंकि ये जो पूरा एक्सट्रक्टिव इंस्टीट्यूशंस का जो पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है भारत में, ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य भी इसके पीछे आप जा सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमको क्या दिया या बाकी लोगों ने क्या दिया। पर आज सिद्धांत, जब हम कोविड की दूसरी लहर में खड़े हुए हैं तो हमें एसीमोग्लू और जेम्स रॉबिन्सन की बात 100% सही लगती है। क्या भारत के पास क्षमताएं कम थी? नहीं। क्या हमारे पास संसाधनों का टोटा था? नहीं। सरकारों ने तो पिछले साल खजाना खोल दिया था। सब कुछ रोककर कितने पैसे बांटे थे, कहां कहां कितने, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। बजट की कोई कमी नहीं थी। फिर भी हमारा दुर्भाग्य इतना ज्यादा है कि हम अपने यहां लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने यहां लोगों को फेविफ्लू और टेमीफ्लू की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। और इतना बड़ा सिस्टम, 28 राज्यों का इतना बड़ा सिस्टम, जिसने पिछले पूरे 1 साल सिर्फ कोविड से लड़ने की तैयारी की या कोविड से लड़ाई की, वो नहीं दे पा रहा है। ये हमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध है, बहुत बड़ा कंट्रास्ट है, जो हमें एक बिल्कुल दूसरे देश के रूप में सामने लाता है। एक ऐसा देश जो कुंभ और चुनाव तो कर सकता है, पर सड़क पर मरते हुए लोगों को एम्बुलेंस नहीं दे सकता। वो श्मशान ग्रहों में भी टोकन लगा देता है लोगों के जलने के लिए। और यहां पर ये फर्क क्या है, और इसलिए जो सवाल हमें मथ रहे हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। और बहुत व्यवहारिक और तथ्यात्मक सवाल हैं जो हमारे सामने, निगाहों के सामने है। हाँ शुभान जी, मतलब दृश्य बहुत भयावह है। एक आदमी की तस्वीर है लखनऊ की, मुझे याद है, वो ऑक्सीजन लगाए एक ऑटो में टहल रहा है कि मुझे बेड चाहिए। वो वृद्ध हैं, वो उनकी उम्र कम से कम 75 से 80 साल के आसपास होगी। वो ऑक्सीजन लगाए टहल रहे हैं कि मुझे एक बेड चाहिए। अस्पताल उन्हें बेड नहीं दे रहा है। कई लोगों की खबरें हैं कि पति पत्नी साथ में संक्रमित हो रहे हैं, वृद्ध हैं, पत्नी की मृत्यु हो जा रही है, पति कोमा में है, वेंटिलेटर पे हैं, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, कुछ दिन बाद उनकी भी मृत्यु हो जा रही है। अस्पताल, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के बाहर का वो दृश्य याद कीजिए कि गाड़ियों की लाइन लगी हुई है एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक। लखनऊ का ही कल का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि लकड़ियां लोग लेके पहुंच रहे हैं और फिर लखनऊ के बैकुंठ धाम शमशान में लाशें जलाई जा रही हैं। लखनऊ का, रायपुर का, अहमदाबाद का, मुंबई का आप राज्य का, आप 28 राज्य का नाम बार बार ले सकते हैं, जिससे कि और तमाम केस स्टडी से भर सकते हैं चीजों, भर सकते हैं कि वो जो भी आपकी राजनीतिक आस्था को सूट करता। पर ये सवाल हमारे सामने, सवाल जो है ना, सवाल और वहां से उपजते हैं अंशुमान जी कि भारत एक समय तक अपनी पीठ थपथपा रहा था कोविड मैनेजमेंट के लिए। हाँ, केंद्र सरकार के प्रवक्ता, मंत्री बार बार कोविड मैनेजमेंट पे अपनी पीठ थपथपाते थे। लॉकडाउन को एक अच्छा निर्णय बताते थे कि हमने इससे, कोरोना से लड़ने में हमें बहुत मदद मिली, नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने कोरोना को सीमित किया, उसके संक्रमण को रोका। लेकिन स्थिति इतनी साफ नहीं है, इन दावों से उल्टी स्थिति है अब। और ये सवाल बहुत बड़े हैं जो आप सामने लेकर आ रहे हैं। इन सवालों को केंद्र सरकार अगर एड्रेस नहीं करती है तो क्या सरकार को विफल माना जाएगा? बताइए अंशुमान। हाँ, क्योंकि हम जिन सवालों पर आज बात करना चाह रहे हैं और जो लोगों को सवाल खुद से पूछने चाहिए और नेताओं से पूछने चाहिए, और हम किससे पूछने जाएंगे? घुटती हुई सांस, ऑक्सीजन सिलेंडर हटा देना, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलना, लोग आखिर किससे पूछेंगे? आइए कुछ महत्वपूर्ण सवाल समझें कि क्या हुआ पिछले 1 साल में। तथ्य के तौर पर, लॉकडाउन लगाते समय सरकार का तर्क ये था कि हम लॉकडाउन इसलिए लगा रहे हैं कि इस दौरान हम देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा देंगे, हेल्थ के, हम सारी कैपेसिटीज बढ़ा लेंगे, हम बिस्तर तैयार कर लेंगे, हम ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा देंगे, हम दवाओं की क्षमता बढ़ा देंगे, ताकि अगर हमको आगे भविष्य में कोविड की अगली लहरों से लड़ना पड़े तो हमारे पास वो क्षमताएं होंगी। याद कीजिए, पिछले साल अप्रैल में सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। खूब तालियां बजी, बड़ी सुर्खियों में 15,000 करोड़ का पैकेज हुआ। और सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक हमारे पास, अगर आप थोड़ा सा गूगल में सर्च करें तो गूगल आपको ऐसे 50 दावे बता देगा कि भारत में इतनी क्षमताएं तैयार हो गई, इतनी सारी चीजें तैयार हो गई। एक दावा उसमें आया कि अप्रैल से अक्टूबर तक भारत में ऑक्सीजन वाले बिस्तरों की संख्या 58,000 से बढ़ाकर 2,65,000 कर दी गई। ये सरकार का दावा था। यह दावा आया कि भारत में वेंटिलेटर और आईसीयू वाले बेड्स की संख्या इतने कम समय में इस पैसे के साथ बढ़ाकर 3 गुनी कर दी गई। हमने तब ये देखा कि भारत में
बड़े बड़े क्वारंटीन सेंटर, अस्थायी अस्पताल, संपूर्ण बिस्तरों से लैस व्यवस्थाएं, खूबसूरत से दिखने वाले कोविड किट, ये सब चित्रों में छाए हुए हुए थे और उस समय वो सारी व्यवस्थाएं बनी थी। लेकिन फिर जब हम वापस मार्च अप्रैल में आते हैं तो देश की प्रमुख राजधानियों में आरटीपीसीआर टेस्ट में 6-6, 7-7 दिन समय लगता है। पिछले साल आरटीपीसीआर की क्षमताएं बढ़ाने पर कितने दावे किए गए, हर रोज एक नई लैब मंजूर की जा रही है, क्षमताएं हमने इस लेवल पर बढ़ा दी हैं कि हम 24 घंटे में रिपोर्ट दे सकते हैं। फिर हम अप्रैल में वहीं खड़े हैं और उससे ज्यादा भयावह स्थिति में कि जांच में लंबा समय लग रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो दूसरी चीज समझिए, कोविड के बाद भारत में 9 वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनियां सामने आई। कहा गया कि भारत की वेंटिलेटर निर्माण क्षमता 4 लाख तक पहुंच गई है। लेकिन बहुत सारी कंपनी आ गई थी। सर, लेकिन जनवरी में ये खबरें आई कि साहब वेंटिलेटर कंपनियां तो बीमार हो गई हैं क्योंकि सरकारों ने उनसे वेंटिलेटर तो बनवा लिया, लगवाए नहीं, उनके पेमेंट फंस गए और वो वहां की वहीं खड़ी हुई। कई अखबारों में ये खबरें उसके बाद आई, उद्योग बीमार हो गया। अब हमें खुद से पूछना चाहिए और सरकारों से पूछना चाहिए और उन लोगों को जरूर पूछना चाहिए जो ये देख रहे हैं कि उनकी आंखों के सामने उनके परिजन सिर्फ ऑक्सीजन से बच सकते थे और वो खत्म हो गए कि आज भी अगर हम देख रहे हैं कि दिल्ली की सरकार फिर प्राइवेट अस्पतालों को, फिर स्कूलों को, फिर स्टेडियम्स को, उत्तर प्रदेश की सरकार निजी संस्थानों को फिर से कोविड के सेंटर में बदलने जा रही है और अस्थायी व्यवस्थाएं कर रही है, तो क्या वो सब बना भी था कि वो सब कागज पे था, या वो कुंभ का मेला था कि अप्रैल में जैसे ही कोविड का रेट डाउन होने की बात हुआ, तंबू उखड़ गए और स्नान खत्म हुआ और तंबू उखड़ गए। कुंभ के जब कोविड के रेट घटने की या संक्रमण कम होने के आंकड़े हमारे सामने आए जो कि सही नहीं थे, वास्तविक नहीं थे, अब तुम आंकड़ों के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं सामने, तो क्या वो सब उखड़ गया? सिद्धांत दुनिया के हर देश ने, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या विकसित हो या विकासशील हो, उसने कोविड के दौरान जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसको स्थायी कर लिया। यही तो कहा गया था हमसे अप्रैल मई में कि हम इतना पैसा इसलिए लगा रहे हैं, हम आपके ऊपर टैक्स भी इसलिए बढ़ा रहे हैं, हम बिजली की दरें भी इसलिए महंगी कर रहे हैं कि हम इस पैसे से भारत में हेल्थ का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर परमानेंट क्रिएट कर देंगे जिससे कि भविष्य में कभी भी कोई वायरल इन्फेक्शन वाली डिसीज आए तो कम से कम लोगों को ऑक्सीजन के लिए ना भागना पड़े। ऑक्सीजन की क्षमताएं बढ़ाने की बात हो गई, कुछ राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने नए ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन भी कर दिया, उनकी आधारशिला भी रख दी गई और कहा गया कि भारत में ऑक्सीजन की क्षमता बड़े पैमाने पर बढ़ी है। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी कोविड से पहले सबसे बड़ी बात बताई गई थी कि भारत में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है। भारत में 1000 लोगों पर 1400 लोगों पर एक डॉक्टर है, 1000 लोगों पर 1.72 से कम नर्स हैं। कहां गया वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कहां गई वो भर्तियां, कहां वो बढ़ाए गए लोग गए कि आज स्थिति ये है कि जिस छोटे से चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी तंत्र के सहारे हम अप्रैल में लड़ रहे थे और मैं स्वीकार कर रहे थे कि हमारे पास क्षमता नहीं है साहब, इसलिए मुश्किल है, पर साल भर में वो भर्तियां कहां गई, कहां गए वो लोग? आज हम उसी तंत्र के साथ फिर दूसरी उससे बड़ी विकराल लहर से लड़ रहे हैं और वो तंत्र थककर टूटकर बिखर गया है। तो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पर और ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के नाम पर जो दोनों जिम्मेदारियां सरकार की थी, उन पर अगर कुछ हुआ होता तो ऑक्सीजन के लिए लोगों को कम से कम एम्बुलेंस में बैठे नहीं रहना पड़ता। इससे दूसरी बात और जो समझना जरूरी है, इसका एक क्षमताओं का दूसरा पहलू हमें और ज्यादा व्याकुल करता है और हमें परेशान करता है और ये बेचैनी लोगों को दिखती है। पिछले साल अगस्त तक भारत में रेमडेसिविर बनाने वाली 7 कंपनियां आ गई थी, सरकार ने लाइसेंस दी, क्षमताएं बढ़ा दी, डॉक्टर रेड्डी, साइनिस, जायडस, कैडिला भी बाजार में आ गए थे। टोटल 7 उत्पादक भारत में हो गए थे और ये कहा जा रहा था कि सितंबर में हमने रेमडेसिविर की बनाने की इतनी क्षमता भारत में स्थापित कर ली कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार ने एक्सपोर्ट के लाइसेंस भी दे दिए थे जिन्हें अभी रोका गया है, अभी जाकर पिछले हफ्ते रोकने की बात की गई। कल या परसों रोका गया है सर, कल परसों रोका गया है। दूसरी चीज है कि भारत में फ्लू से जुड़ी हुई बाकी दवाएं जो भी थी टेमीफ्लू, फेविफ्लू, इनकी भी क्षमताएं बढ़ा ली गई थी। अप्रैल में हमें कहा गया था कि हमारे पास क्षमता नहीं है साहब, हमने तो सोचा नहीं था कि इतनी फ्लू की दवाओं की जरूरत होगी। सितंबर अक्टूबर में भारत के सरकार के नेताओं का बयान देखिए, ऐसा लगता था कि जैसे हमने पहली लहर का लाभ उठाकर भारत में दवाओं की पूरी क्षमता तैयार कर ली, अब आगे कभी भी अगर कोविड आएगा तो पूरी दुनिया की फार्मेसी बन जाएंगे, अपने लोगों को तो छोड़ दीजिए, हमको तो एक फोन पर, एक कॉल पर, एक शॉप पर दवा मिल जाएगी। फिर वो कहां गई रेमडेसिविर? क्यों नहीं उसके सप्लाई नेटवर्क तैयार हो पाए? क्यों राज्यों में को रेमडेसिविर की कालाबाजारी के ऊपर रोक लगाने के लिए आदेश जारी करना पड़ा? क्यों फ्लू की दवाएं ब्लैक मार्केटिंग में चली गई? दिक्कत कहां है सिद्धांत? दिक्कत यह नहीं कि इंडस्ट्री ने कैपेसिटी नहीं बनाई, दिक्कत यह है कि सरकार ने डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी को
को आगमेंट नहीं किया। अगर हमें पता था कि दूसरी लहर आने वाली थी तो क्या पूरे देश में रेमडेसिविर फेविफ्लू का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना मजबूत नहीं बनाया जा सकता था एक साल में कि आपको कम से कम अगर आप बीमार होते तो आपको एक प्राइवेट क्लिनिक वाला भी व्यक्ति अगर फेविफ्लू या टेमीफ्लू लिख रहा होता तो आपको सही कीमत पर मिल जाती। लगभग यही परिस्थिति, बिल्कुल ठीक यही परिस्थिति वैक्सीन के साथ हुई जिस पर हमारा पूरा इस बार की कवर स्टोरी है। दुनिया के देशों ने पूरी दुनिया में जहां जहां वैक्सीन बन रही थी वहां अपने लिए एडवांस कैपेसिटीज बुक कर ली और पूरी आबादी को जोड़कर। ये याद आ रहा है ठीक इस समय फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन जब आई थी तो यूएस ने अपनी कैपेसिटी से 15 गुना ज्यादा परचेज किया था। इस पर बहुत आलोचना हुई थी। हाँ, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 15 गुना या 8 गुना कुछ ज्यादा परचेज किया था। कनाडा पे आलोचना हुई थी कि कनाडा ने पूरी दुनिया की वैक्सीन खरीद ली, उनकी पूरी शेल्फ खाली हो गई थी फाइजर की। हाँ, तो हमारे यहाँ कैपेसिटीज थी, हम दुनिया की फार्मेसी थे। हमें ये पता था कि सेकंड वेव आएगी सितंबर तक सेकंड वेव आ रही थी। हमने कैपेसिटी बढ़ाना या बाकी वैक्सीन को मंजूरी देना जो तो अभी हुआ उनको तो छोड़ दीजिए। सरकार ने जो खबरें हमारे सामने हैं, जो सूचना है हमारे सामने कि सरकार ने भारत के अपने वैक्सीन प्रोड्यूसर से भी उतनी कैपेसिटी आगमेंट नहीं कराई, बुक नहीं कराई कि जितनी वैक्सीन की हमें जरूरत थी। तो आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बाद में जैसे ही आपने 60 साल के ऊपर के लोगों को उससे जोड़ा, जैसे ही भारत की सबसे बड़ी मूविंग पॉपुलेशन वैक्सीन के दायरे में आई, वैसे ही सब कुछ चरमरा कर बैठ गया क्योंकि वैक्सीन की शॉर्टेजेस सामने दिखाई देने लगी और फिर उसके ऊपर तरह तरीके की राजनीति शुरू हो गई। अब दो कैपेसिटीज हम रिकूप करते हैं। एक कैपेसिटीज थी 15,000 करोड़ रुपए नए टैक्सेस राज्य सरकारों द्वारा तमाम तरीके की दरें बढ़ाकर यह दावा किया जाना कि भारत में ऑक्सीजन की, बेड की, आईसीयू की, वेंटिलेटर की, नर्सों की, डॉक्टरों की, एम्बुलेंस की, सबकी कैपेसिटीज तैयार हो चुकी हैं। हमने टेम्परेरी और परमानेंट हॉस्पिटल्स क्रिएट कर लिए हैं, क्वारंटीन सेंटर्स का जाल बिछा दिया गया है। ये दावे हमारे सामने सितंबर अक्टूबर में थे। अगस्त जब हम आज अप्रैल में यहां खड़े हुए हैं तो हमारे पास उससे ज्यादा भयावह परिस्थिति है। अस्पतालों में बेड नहीं है, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, दवाओं के लिए भटक रहे हैं लोग। सरकारों को अपनी ताकत लगाकर कंपनियों से दवाएं मांगानी पड़ रही हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर की जो कैपेसिटीज थी, बनी हुई कैपेसिटीज, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। और अगर उनका इस्तेमाल किया जाता और उनको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में लाया जाता। अब यहाँ वहां बुनियादी सवाल जो सिद्धांत मुझे समझ में आता है, जितना मैंने करीब से पिछले एक साल में दुनिया में कोविड से लड़ते हुए देशों के स्वास्थ्य सिस्टम्स को देखा है, हमने क्या नहीं किया। हमने भारत में कोविड से जुड़े हुए सारे नेटवर्क को जिलों तक फैलाने का कोई स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया। हमने वो सिस्टम शायद डेवलप नहीं किया जिस सिस्टम के सहारे हम लोगों को उसका सपोर्ट पहुंचा सकते थे। आपको पूछना चाह रहे थे? हाँ, मैं यहाँ पे एक पूछना चाह रहा था। पूछना क्या, मैं ये बात कहना चाह रहा था, वैक्सीन की जहां पे बात आई है, यहाँ पे केंद्र सरकार का एक दावा है कि वो बार बार जब से वैक्सीन की शॉर्टेज की बात होने लगी है तो वो बार बार कह रहे हैं कि साहब हमने 10 करोड़ डोज एडमिनिस्टर किए हैं इंडिया में। आप 10 करोड़ डोज को जब बटा 2 करिए तो आपको पता चलता है कि 5 करोड़, इस दावे के हिसाब से 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई। ठीक है, आपको एक हर्ड इम्यूनिटी पाने के लिए कम से कम 60% को लगानी पड़ती है। 50 करोड़ को फुल वैक्सीनेशन, 50 करोड़ भी कहा अंशुमान जी, आबादी हमारी काफी ऊपर है, 1.25 अरब के आसपास है। हमें 70-75 करोड़ लोगों को लगाने की जरूरत है वैक्सीन। 70-75 करोड़ को आबादी को लगाने की जरूरत है वैक्सीन, और हम 5 करोड़ पे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि साहब 10 करोड़ डोज हमने दे दिए हैं और वो दोनों डोज दिए जाने हैं। हाँ, ऑब्वियसली, और उनको दोनों डोज दिए जाने हैं। तो वैक्सीनेशन की स्ट्रेटजी को तो आप खुली आंखों से सामने देख सकते हैं। पर वैक्सीनेशन ठीक है, वायरस म्यूटेट होते हैं, ये किसको नहीं पता था? भारत के विशेषज्ञों को नहीं पता था। क्या पहला वायरस की लहर दूसरे वायरस से लहर से कमजोर होती? इसके लिए क्या भारत में आम लोगों को भी बात पता है जो डॉक्टर्स को नहीं पता थी? हमारी क्या चुनौती? क्यों हम इतने भयावह स्थिति में कि 2 लाख केसेस हैं, 1,000 मौतें प्रतिदिन हो रही, क्या वजह है? एक सवाल मुझसे कल किसी ने पूछा जिसको मैंने समझने की कोशिश की। मुझसे किसी ने पूछा, कोई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ था, मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा था कि भारत में ऐसा हुआ क्यों। उनका एक सवाल था सिद्धांत कि आखिर भारत में महामारी की इतनी भयावह लहर के बावजूद, पहली लहर के बावजूद, जिसमें करीब 1.5 लाख 1.6 लाख के आसपास लोग मारे गए, इतने बड़े पैमाने पर भारत में संक्रमण फैला, भारत का पूरा सिस्टम कोविड की दूसरी लहर को वार्न करने में, प्रिडिक्ट करने में चूक क्यों गया? पहली लहर तो हमें पता नहीं था कि वार्निंग सिस्टम कहां फेल हो गया, वो वार्निंग सिस्टम कहां कोलैप्स कर गया। उस वार्निंग सिस्टम के हिसाब से राज्य सरकारें, व्यवस्थाएं, अस्पताल उस लहर के लिए तैयार क्यों नहीं हो सके, जो कि लहर हम पीछे केवल 3 ही महीने 4 महीने
पीछे छोड़कर आए थे। यहाँ जब मैंने समझने की अंशुमान जी, हाँ सॉरी अंशुमान जी, ये यहाँ पे मैं एक एनालॉजी क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ये एम्बुश जैसी सिचुएशन है। हाँ आप एक एम्बुश क्रिएट, आप जब एक एम्बुश होता है कहीं भी इंसर्जेंसी में, आप एम्बुश को का स्ट्रक्चर देखें तो एम्बुश होता है एक, आप उस एम्बुश से सीख लेते हैं और वहां पर अगर आप सावधान नहीं रहते हैं तो एम्बुश करने वाला दूसरा एम्बुश करता है और आपको हाँ आप मान लीजिए 2 जवानों की डेथ होती है एक एम्बुश में, आप केयरलेसनेस के साथ डील करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं तो वो 10 लोग पहुंचते हैं, 10 और जवानों की डेथ होती है इस एम्बुश में। हाँ ये कोविड का एम्बुश है, सरकारें प्रिडिक्ट नहीं कर रही हैं, उसको देख नहीं रही हैं, बहुत केयरलेसली उसको देख रही हैं मेरे ख्याल से। प्रिडिक्ट कर क्यों नहीं किया उन्होंने? अप्रैल के एम्बुश को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे, क्यों? आपको पता ही नहीं था कि कैसे फैल रहा है। पर अप्रैल 2021 के एम्बुश को तो आप प्रिडिक्ट कर सकते थे। और यही बात जब मैंने अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से समझने की कोशिश की तो एक विशेषज्ञ थे, उन्होंने उन्होंने एक इसके लिए टर्मिनोलॉजी का यूज किया। उन्होंने कहा कि भारत में कलाश्निकोव हो गया है। ओके। है कई तरह से गोलियां निकल रही हैं। समस्या क्या है कि आप जो बात प्रधानमंत्री ने अपने पहले दिन के संबोधन में संकेतों में कही, हालांकि केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां उतनी ही हैं। विशेषज्ञों का यह मानना है कि जब भारत के पास संक्रमण की रिपोर्ट मौजूद थी सीरो सर्वे की, जिसको पिछली बार मैंने अपने हम लोगों ने अर्थात में डिस्कशन में कहा था कि भारत में पिछले साल मई जून से लेकर इस साल अप्रैल तक संक्रमण 21 गुना हो गया, तो सरकारें इतने विराट नेटवर्क के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद कम्युनिकेशन का पूरा ढांचा बना क्यों नहीं पाई? जैसे ही लॉकडाउन हटा, कम्युनिकेशन का पूरा नेटवर्क टूट गया, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का पूरा नेटवर्क खत्म हो गया। हमें इस बात पर शर्मा नहीं चाहिए कि अगर लोग आज मर रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि पूरे लॉकडाउन और पूरे साल भर की कोशिश के बाद भारत में डिजिटल इंडिया होते हुए, सब कुछ होते हुए, कोविड के पेशेंट्स की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का और राज्यों के बीच कम्युनिकेशन का कोई ऐसा मॉडल डेवलप नहीं किया जा सका जिससे कि हम ये बता सकें कि किस शहर में कितना विस्फोट हो सकता है। जबकि हमारे पास सीरो सर्वे मौजूद था, हमारे पास सीरो सर्वे की सैंपलिंग मौजूद थी जो अलग अलग शहरों में संक्रमण बढ़ने की रफ्तार बता रही थी। और दुनिया के देशों ने पहली लहर में सब दुनिया के देश परेशान, खाली हाथ पाए गए, पर दूसरी लहरों को अलग अलग देशों ने अलग अलग तरह से टैकल किया, क्योंकि उसके साथ ही उन्होंने जितने आंकड़े, जितनी सूचनाएं आरटीपीसीआर के जरिए, एंटीजन टेस्ट के जरिए, अस्पतालों में भर्ती के जरिए, लोगों के कॉल सेंटर में जाने वाले फोन के जरिए पाई, उसके बाद उन्होंने माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी बनाकर, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग स्ट्रेटजी बनाकर वो जहां था उसे वहीं रोक लिया। और ये बहुत बड़ा आपराधिक है, बहुत बड़ा आपराधिक चूक है हमारे देश के पूरे सिस्टम की व्यवस्था की, कि इतनी मौतों के बावजूद हम कोई राष्ट्रव्यापी ढांचा नहीं बना सके, कोई तंत्र नहीं बना सके, कोई ऐसा सेटअप नहीं बना सके जो मैं बता सकता कि लखनऊ में 1 महीने के 15 दिन के अंदर इतनी भयावह स्थिति आ जाएगी। हम ये अलर्ट तो कम से कम कर सकते थे लोगों को। महत्वपूर्ण जो बात सिद्धांत सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान करती है, माना कि हम गरीब देश हैं, माना कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, माना कि हम अमेरिका या यूरोप के देशों के तहत कोविड के लॉकडाउन के दौरान आई मंदी से बचाने के लोगों की मदद नहीं कर सके, हम उनके खातों में पैसा नहीं डाल सके। हम एग्जीक्यूटिव प्लानर भी नहीं है। हाँ, हम उनकी नौकरियां नहीं बचा सके, हम उनके लिए हम उन्हें 100-150 रुपए महिलाओं को देने के अलावा हम उनको कोई सहायता नहीं दे सके। पर क्या हम क्षमताएं होते हुए भी दूसरी लहर को रोकने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना सके? तो फिर वो टैक्स गया कहां? वो 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज और छोटे छोटे असंख्य पैकेज, वो सब गए कहां? आप देखिए कि दवा, ऑक्सीजन, बेड के लिए तड़पते लोग किसी जगत गुरु, किसी महाशक्ति, किसी डिजिटल सुपर पावर का, और इस शब्दों पे कतारें, ये हमारा दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का बहुत खौफनाक चेहरा है। जिन खबरों पर, जिन तस्वीरों पर हम इटली और बाकी जगह देखकर अफसोस कर रहे थे वैसी तस्वीरें, और हमें अलग अलग राज्यों से, किसी भी राज्य, किसी भी सरकार का केंद्र हम बने हैं, तस्वीर हमारे सामने उभर कर हमारे सामने आ रही हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जो चीज बड़े कष्ट के साथ महसूस करनी, बड़े सवाल का जवाब नहीं मेरे पास आज, इसमें हमारे पास समाधान नहीं, क्योंकि समाधान तो सब सरकार को पता ही थे उनको होना क्या चाहिए था। सिद्धांत, क्या हम कोई ऐसे निर्मम उत्सव प्रिय देश में बदल गए हैं, ऐसा निर्मम उत्सव प्रिय देश हम बन गए हैं जहां हम आईपीएल करा सकते हैं, हम महाकुंभ रिकॉर्ड कराकर पूरी दुनिया में अपनी ख्याति बढ़ा सकते हैं, हम मेले लगा सकते हैं नदियों के किनारे, घाटों के किनारे, हम बड़े बड़े उत्सव करा सकते हैं, पर हम लोगों को अंतिम यात्रा में शमशान पर जगह भी नहीं दे सकते कि वो
एकांत में अगर मर रहे हैं तो अंतिम उन्हें कम से रचनाओं की उनके जरूरत ही उन्हें नहीं हाँ पड़ती उन्हें अगर। उन्हें 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 कम से कम छोड़िए दवा और अगर हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे सकते। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना जरूरी, मैं एक आंकड़े के आधार पर बता रहा हूं। भारत में किसी भी समय सिद्धांत पूरे पिछले 1 साल में कोविड के संक्रमण की चपेट में आने वाली आबादी भारत की पूरी आबादी से क्या 2% से भी कम थी। जितने लोग बीमार हुए और जी। जितने लोग ठीक हुए, अगर आप जोड़ लें पिछले साल से संक्रमण की शुरुआत से लेकर अभी तक, हम इतनी छोटी आबादी को, जिसमें से बहुत सारे लोग शायद पहली बार जीवन में सरकार से कुछ मांग रहे थे, पहली बार वो सरकार से कुछ मदद मांग रहे थे ऐसे लोग जिन्होंने, जो आमतौर पर सरकार को सिर्फ टैक्स देते हैं, सारे कानून मानते हैं, सारे नियम देते हैं, वो पहली बार इसलिए मांग रहे थे क्योंकि एक महामारी थी। कितनी छोटी आबादी थी। अगर आज भी आप संक्रमण की स्थिति देखें, ठीक हुए लोगों की, पीड़ित लोगों की, प्रभावित लोगों की संख्या देखें, तो भारत की इस विराट आबादी में कितनी छोटी आबादी है। और वो भी आबादी कहीं एक जगह नहीं है, 28 राज्यों में बिखरी हुई, अलग अलग समय पर उभर रही है। और अगर हमारा इतना विराट सिस्टम 1 साल पूरा कोविड के भीतर गुजारने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतने प्रचार और तंत्र के बाद कुछ भी नहीं बदल पाता है, किसी भी स्थिति पर नहीं बदल पाता है। हम इतना टैक्स पे करने के बाद, हर तरह से टैक्स पे करने के बाद हर तरीके के नियम कानून मानने के बाद भी, अगर हम शेक्सपियर की जो बात है ना, जो हमें सोचने पे मजबूर करती, जो बात कैसियस उसमें जूलियस सीजर में कहता है ना कि खोट हमारी किस्मत में नहीं है, हम ही गए गुजरे हैं, जो हमें सोचने पे मजबूर करती है। जो जूलियस सीजर का प्रसिद्ध कोट है कि नहीं, वी आर अंडरलिंग्स, फॉल्स इज नॉट इन आवर स्टार्स। हम वो अगर हमें, तो फिर हमें ये देखकर सिद्धांत निश्चयी तौर पर हमारे निष्कर्ष, हमारे सवाल, हमें सब कुछ बदलना पड़ेगा। हमें सब कुछ सवाल उन लोगों से अब जरूर पूछने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमारी व्यवस्था ही जानलेवा है, महामारियों के अलावा हम सरकारों से चाहते क्या है? अधिकांश आबादी तो सरकारों को टैक्स ही देती है, नियमों का पालन करती है, जो वो खरीदते हैं जितना टैक्स बढ़ा देते हैं वो दे देती है। महामारियों के मौकों पर भी अगर हमारी व्यवस्था में दवा नहीं दे पाती जिसका हम पैसा देने को तैयार हैं, हमें ऑक्सीजन नहीं दे पाती जिसका हम पैसा देने को तैयार है, हमें वेंटिलेटर नहीं दे पाती जिसका हम पैसा देने को तैयार है, तो फिर हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? किस तरीके की अपेक्षा कर सकते हैं? और इसलिए ये सोचना बहुत जरूरी है कि भारत की ये जो बड़ी असंगति है आईपीएल वर्सेस पैंडेमिक, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने चुना क्या है अपने लिए। हमने आईपीएल चुना है या पैंडेमिक के कारण? और अगर हम आईपीएल चला सकते हैं तो उस श्रेणी की चिकित्सा व्यवस्था भी बना सकते हैं। ये सामर्थ्य हमारे अंदर है अगर हम बनाना चाहें तो अंशुमान जी, चलते चलते एक सवाल है हमारे व्यूअर का, हम चाहते हैं उस पर थोड़ी बातचीत कर लें। खर्चा पानी में उस सवाल को हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इस बातचीत को, फिर भी एक चलते चलते वो बातचीत। तुषार खन्ना है, वो कह रहे हैं, नमस्ते अंशुमान जी, मेरा सवाल है कि सरकार का एस्टिमेट जो है कोविड ट्रेजेक्टरी से, वो बहुत सारे बायसेस से भरा हुआ है। क्या हम एक जीडीपी और रिकवरी की प्रेडिक्शन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का है, उसका एक डाउनवर्ड रिवीजन एक्सपेक्ट करें? और ऐसा अगर है तो व्हाट वुड बी लॉन्ग टर्म रिपरकशन ऑफ द सेम? तुषार, कई सवाल शायद हम लोगों ने एंटिसिपेट कर लिया था खर्चा पानी में, क्योंकि पहले शायद परसों के अप्रैल का पहला ही दिन था जब हमने इस पर चर्चा की थी कि दूसरी वेव के बाद भारत में जीडीपी के जितने भी प्रोजेक्शन है वो डाउनग्रेड होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले नोगरा ने किया, फिर बार्कलेज ने किया, फिर अब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के प्रोजेक्शंस भी हमको लगता है रिवाइज प्रोजेक्शन इस क्वार्टर के बाद आएंगे। आमतौर पर जो दुनिया की बड़ी एजेंसियां हैं सिद्धांत, वो एक तिमाही का करीब 90-100 दिनों का इंतजार करती हैं डेटा आने का संकेत देती हैं। तो वो ये चीज, यही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शायद भारत के कोविड को कंट्रोल करने की जो सफलता के दावे थे वो उतने तथ्यगत नहीं थे, और वो उन दावों के कारण एजेंसियों ने जिस रिकवरी को प्रोजेक्ट किया था वो रिकवरी अब नहीं आएगी। और भी कुछ परेशान करने वाले आंकड़े
और भी हैं। हमने हमने हमारे पास इन्फ्लेशन का चिंताजनक आंकड़ा आया है, हमारे पास रूपी का खराब आंकड़ा आया आया है, और ये सारे आंकड़े तब आ रहे हैं जब भारत में रिकवरी प्रोजेक्ट की जा रही थी, जब ये कहा जा रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था रिकवर हो रही है। तो अब तो हमें पता नहीं है कि जो संक्रमण की परिस्थिति है वो किस सीमा तक जाएगी। इसलिए इस बात के लिए तैयार रहिए कि भारत के जीडीपी में भी डाउनग्रेड होगा, नौकरियों और बेकारी के जो को थमने के जो की संभावनाएं, जो संकेत थे, उन पर भी असर पड़ेगा। और ये एक किस्म की विकट परिस्थिति है, मतलब हम जिसे दोहरी चोट कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर और भारतीय लोगों की सेहत पर। हाँ, तो अपना ज़रूर ख्याल रखिए, और चीज़ें भयावह हैं, और कम से कम किल्लत तो हर जगह है, इस बात से भी कोई नकार नहीं संभव है कि बेड नहीं है, दवाएं नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, जगह नहीं है जलाने के लिए और दफनाने के लिए। तो अपने स्तर पे, मतलब सरकारों से सवाल पूछिए, जिससे सवाल पूछना हो पूछिए, लेकिन अपने स्तर पर जरूर कोशिश करिए कि संक्रमण जितना रोका जा सके उतना रोका जाए। काम पर जाना हो तो ही निकलिए, मास्क हटने मत दीजिए चेहरे पर से, रैली और रेले वगैरह में नहीं ही जाइए तो ज्यादा सही रहेगा। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।